बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये जो जब भी मैं स्क्रीन पर आती हूँ आपके साथ, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नए ख्वाब और उम्मीदें, बिकॉज़ बग़ैर ख्वाबों के तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बेमज़ा है। और हमें बेमज़ा चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती। हमें हमेशा मज़ेदार चटखारेदार चीज़ें जो हैं वही लज़्ज़त देती हैं, और आई थिंक यही स्पाइस भी है लाइफ का। सो वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। बट कभी कभी लाइफ में सिचुएशंस जो हैं वो हमें इस तरह की मिल जाती हैं कि हमने स्पाइस को कंट्रोल करना होता है, ताकि हम अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, अपनी तबीयत को बेहतर कर सकें, और उसके बाद अगेन हम वापस अपनी लज़्ज़तों को, अपने जायकों को एंजॉय कर सकें। सो ऐसी ही कुछ सूरत हाल सिर्फ हम नहीं बल्कि दुनिया भर इस वक्त फेस कर रहा है, और वो है कोरोना की वबा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर शायद इस वक्त कोई भी एंकर अपना प्रोग्राम ना कर सके। इसका ज़िक्र होना ज़रूरी है। सो मैं भी रोज़ सुबह इसी हवाले से आपसे बात करती हूँ, बिकॉज़ डेली कुछ ना कुछ अपडेट। सबसे बड़ी और सबसे अज़ियतनाक बात यह है कि मैं और आप तो फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद रखा हुआ है। हम इस वबा से, इस मुज़ी मर्ज़ से महफूज हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रिकवर भी हो गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद, लाखों की तादाद है जो इस मर्ज़ की वजह से, इस वबा की वजह से इस दुनिया से चले गए। तो प्लीज़ वो जो एक तबका है, जो एक परसेंटेज है जो ये कहता है कि ये जो है अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा का वास्ता है, अब तो समझ जाइए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो कम से कम वो लोग जिनसे आप मुंसलिक हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, आपके दोस्त अहबाब, आपके प्यारे, स्पेशली आपके घर वाले, आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, या आपके अपने बहन भाई हैं, तो प्लीज़ इस तरह की सोच, स्पेशली मैं यहाँ पर सोशल मीडिया का ज़िक्र करूँगी, इस तरह की आपको ख़बरें सुनने को मिल रही होती हैं कि नहीं जी ये तो सारा एजेंडा है और ये है, खुदारा लोग मर रहे हैं बाकायदा। और पहले तो ये होता था, अच्छा नहीं मैंने तो नहीं सुना कि ऐसा कुछ हुआ है, बट अब लिटरली अगर आप किसी भी शख्स से बात करें तो उसके रिलेटिव्स में या उसके दोस्तों में या उसके अहबाब में कोई ना कोई शख्स या कोई ना कोई फैमिली जो है वो इस कोरोना का शिकार हुई भी होती है। मैं भी अभी ईद पर, क्योंकि ईद के मुकम्मल 3 दिन मैं ख़ुद घर पर थी, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं निकली, स्पेशली बिकॉज़ मेरी अम्मा जो हैं वो क्रॉनिक पेशेंट है, उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं उनको बाहर लेके जाऊं, बिकॉज़ इस एज के जो लोग होते हैं या जो इस तरह के बीमारियों में मुब्तला लोग होते हैं, शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। सो इसलिए उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो घरों में रहें। हालांकि हमें भी नहीं निकलना चाहिए गैर ज़रूरी तौर पर, लेकिन जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए तो स्पेशली घर में रहना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने भी सुना कि कुछ मेरे अपने अहबाब में, उनकी फ़ैमिली में उनके 3 बच्चे थे, तीनों जो है वो कोरोना का शिकार हुए, उनको क्वारंटीन किया गया, आइसोलेट किया गया। लेकिन जो उनके फादर थे वो वेंट पे गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे कल ही पता चला कि वो रिकवर करके वापस आ गए। एक कोहराम था घर में, एक शोर बपा था, सब रो रहे थे, कोई उनसे मिलने नहीं जा पा रहा था, कोई उनका इस मुश्किल वक्त में, इस बीमारी में उनका साथ नहीं दे पा रहा था। तो देन आई रियलाइज़, मैंने भी ये सोचा मैं जा ही नहीं सकती उनसे मिलने, उनके बच्चे बीमार हैं, वो ख़ुद बेचारे जो हैं वो वेंट पर हैं। सो ये सिचुएशन है, और इसमें सिर्फ हमारे पास अगर करने को कुछ है वो ये कि हम एहतियात करें और हम दुआ करें। इस लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि रमज़ान थे, ईद आने वाली थी, तो हुकूमत की तरफ से कुछ नरमी बरती गई, और उस नरमी का नतीजा, मैं हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रही, मैं अपने लोगों को ही ब्लेम कर रही हूँ कि आपने देखा होगा इतना रश था बाज़ारों में। लोग, स्पेशली माँ के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है? बच्चों को लेके आप लोग बाज़ारों में चले गए, ये सोचे बगैर कि अल्लाह ना करे अगर कोरोना हो गया तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। और इस नरमी को जो है वो अब थोड़ा सा और सूरत हाल को बेहतर करने के लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जारी किए गए हैं कि सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल को दोबारा से जो है जैसे पहले था इस तरह की कंडीशन में लाया जाएगा। तालीमी इदारे,
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शादी हॉल्स जो हैं वो बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा, जिम्स खोलने की बात की जा रही थी लेकिन वो भी अब बंद कर दिए गए हैं। सैलून्स कुछ खुल गए थे ईद की छुट्टियों में या रमज़ान में, वो भी दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ ये है कि टेक अवे आप कर सकते हैं या आप ऑर्डर कर सकते हैं, सो आपके घर पे खाना आ जाएगा या आप पिक कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है बिकॉज कोरोना बहुत स्प्रेड हो चुका है। इस हवाले से भी जो नोटिफिकेशन आया इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, रिजवान अहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा रिजवान, ये बताइए कि लोग बहुत शोर कर रहे थे ईद आ रही है, ईद आ रही है और कमी की जाए, तो हुकूमत ने लॉकडाउन में कमी की, लेकिन उसके बाद आप देखें कि किस तरह से जो है बड़ी तादाद में मरीज़ सामने आए, लोगों की हलाकतें सामने आई। तो अब जो ये फ़ैसला किया गया है इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल आपने सही कहा कि रमज़ान में जो रियायत आवाम को दी गई थी, देखा ही गया कि हुकूमत की जानिब से जो रियायत दी गई उसके बाद लोगों ने, आवाम ने कोई ख्याल नहीं किया है, एसओपी का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। मार्केटों में ना मास्क पहने, ना दस्ताने पहने, ना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। ये तो एक हकीकत है कि एक जानिब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन था, ईद की वजह से नरमी की गई, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की जो बड़ी तादाद थी वो निकली, मार्केट गई, सड़कों पे गई, लेकिन किसी ने भी एसओपी का कोई खास ख्याल नहीं रखा। तो ये यकीनन खतरे की बात थी, जो अब उसके केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने भी आ रहे हैं। कल सिंध हुकूमत की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसओपी के हवाले से। उसमें जो टाइमिंग रखी गई है दुकानों की, कारोबार की, वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की जो है वो इजाजत दी गई है। लेकिन उसमें जो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, मार्केट जो है, ऐसे रेस्टोरेंट की अगर बात कर ली जाए, इसके अलावा खाने पीने की जो चीजें हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूट है, शादी हॉल्स हैं, इसके अलावा सैलून है, ये तमाम जो दुकानें हैं, कारोबार जो है, ये खोलने की इजाजत अब तक नहीं दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब सिर्फ और सिर्फ अगर जो मेडिकल स्टोर है, जो दवाइयों की दुकान है, सिर्फ उसको खोलने की इजाजत दी गई है। अच्छा रिजवान, एक चीज़ क्लियर कीजिएगा प्लीज़, जिस तरह से अभी रमज़ान में जो आखिरी जो दिन थे उनमें जब लॉकडाउन में नरमी की गई तो मॉल्स भी खुले, बाज़ार भी खुले, तो अब ये जो टाइमिंग दी गई है कि सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक एंड मंडे टू फ्राइडे, करेक्ट इफ कीजिएगा मेरी बात को अगर इफ़ आई एम रॉन्ग, सो ऐसा ही है, मंडे टू फ्राइडे तक की परमिशन दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है। लेकिन ये मॉल्स और मार्केट्स भी खुलेंगी इन दिनों में? हफ्ते में 2 दिन जो है वो तमाम मार्केटें जो है वो बंद रहेंगी। ठीक है। इसके अलावा तमाम दिन कारोबार होगा, लेकिन 2 दिन जो है हफ्ते में तमाम मार्केटें, छोटी बड़ी मार्केटें जो है वो बंद रखने का एसओपी के मुताबिक वो बंद रहेंगी, वो नहीं खोली जाएंगी। सिर्फ जो और दिन है उसमें काम होगा, दुकानें खुलेंगी। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक दुकानें जो है वो खुलने की इजाजत दी गई है। उसमें भी तमाम एसओपी का ख्याल रखना है। जो कस्टमर आएगा वो भी एसओपी का ख्याल रखेगा, जो दुकानदार होगा वो भी एसओपी का बिल्कुल ख्याल रखेगा। उसको पाबंद किया गया है कि वो तमाम चीजें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। अच्छा रिजवान, मैं ये भी कहीं देख रही थी सोशल मीडिया पर ही, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी सोर्स होती है, कभी कभी ऐसी स्पेकुलेशंस भी होती है कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो एक ऐलान किया है कि अगर कोई शख्स मास्क पहन के नहीं आता या बाहर दिखता है बगैर मास्क के तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा 3000 रुपये। इज इट राइट? ऐसा भी कुछ है? नहीं, अभी सिंध हुकूमत की जानिब से तो अब तक कोई ऐसे अहकाम सामने नहीं आए हैं। अच्छा। यकीनन खबरें तो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, दीगर जगहों पे इस तरह की खबरें बिल्कुल गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से कोई अमली इकदाम इस पे नहीं उठाया गया है। ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया। अच्छा, एक और भी बात मुझे बताइएगा कि कल हम ये सुन रहे थे वीकेंड पर कि ट्रांसपोर्ट मंडे को खुल जाएगा, उसके बाद ये फैसला आया कि नहीं जी अभी नहीं खोला जाएगा, और 2 जून मतलब आज के दिन एक और मीटिंग बैठेगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि आया पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी या नहीं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए एसओपी जो कल सिंध हुकूमत की जानिब से एसओपी जारी की गई है, नई एसओपी, उसके मुताबिक यही बताया गया है
उसका मतन यही है कि आज वजीर ट्रांसपोर्ट से उनकी एक मीटिंग होनी है, जिसके Right. बाद हतमी तौर पे फैसला करना है कि ट्रांसपोर्ट खुलेगी नहीं खुलेगी, कितने घंटे खुलेगी, क्या एसओपीज होंगी उसकी, किस एसओपीज के तहत ये ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दी जाएगी। आज इसका अहम फैसला होना है। यकीनन ट्रांसपोर्टर जो है उनकी जानिब से भी बहुत प्रेशर है सिंध हुकूमत के ऊपर कि फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट खोली जाए। तो आज अहम फैसला होने के इम्कानात लेकिन हैं रिजवान कि जो हमारे यहाँ स्पेशली कराची में बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें अवेलेबल है, बदतरीन सिस्टम है, तो डू यू थिंक जो उनकी सूरत हाल है, जिस तरह की हमारी बसें हैं, कभी उनकी चेकिंग नहीं हुई, कोई एसओपी फॉलो नहीं होती, तो इस कोरोना की सिचुएशन में मैं ये नहीं कह रही कि खोलें या ना खोलें, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि डू यू थिंक कि इम्प्लीमेंट हो सकेगा एसओपी का? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टर की तो आज अभी भी शहर पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसकी भरमार दिखाई देती है। शाम को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, इन दिनों में भी बिल्कुल। लेकिन अगर यकीनन पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली गई, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट खुल जाती है तो यकीनन उसका जो फ्लो है वो बढ़ेगा भी। लेकिन अब देखना ये है कि इसमें क्या एसओपी रखी जाती है, किस एसओपी के तहत ये ट्रांसपोर्टरों को इजाजत देंगे कि बस में कितने लोग सफर कर सकते हैं, ये कितनी बसें निकलेंगी, क्या टाइमिंग होंगे, अभी ये देखना बाकी है। यकीनन एक मुश्किल घड़ी तो है, एक अहम सवाल है कि सिंध हुकूमत कैसे एसओपी पर अमल कराएगी, क्योंकि अब तक शहर में कहीं भी एसओपी पर अमल होता हुआ राइट रिजवान, आज इंशाल्लाह ये सवाले से इजलास होगा, कल हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में कल सुबह मॉर्निंग में आपको दोबारा से ज़हमत देंगे कि आप आइए और हमारे देखने वालों को अपडेट कीजिए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। सो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक लेंगे और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। डेली जब मैं आती हूँ स्क्रीन पर तो कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसा इस स्क्रीन पर डिस्कस हो सके जिससे हमें, वो कहते हैं ना, अक्सर जब आप बहुत सफोकेट हो रहे होते हैं तो एक ठंडी हवा का झोंका, वो कोई एक जुमला भी हो सकता है, वो कोई किसी की एक बात हो सकती है। क्योंकि हम जब सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सिचुएशन इस तरह की होती है तो हमारा जो माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है और हम सिर्फ वो कुछ सोच रहे होते हैं जो शायद हम ड्रीम कर रहे होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना अक्सर कहते हैं कि हर किसी के बस का काम नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतना मजबूत बनाया है कि अगर वो सोच ले, वो चाहे कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर शायद नेक नियति के साथ जब आप उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती इस हवाले से। बट इट डिपेंड्स कि आपकी इंटेंशन कितनी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में स्पेशली मैं अगर ज़िक्र करूं कि मुझे अपने इस मीडिया की फील्ड में कुछ ऐसे लोग मिले जो अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ बड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, बट उन तमाम प्रोफेशनल चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ के पीछे जो उनका मकसद है वो ये है कि कहीं ना कहीं किसी को ज़िंदगी में कोई बेहतर रास्ता बता दिया जाए, कहीं ज़िंदगी में किसी के अंधेरा है तो थोड़ी सी रोशनी दे दी जाए। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि वो बिल्कुल कमाएं, उनका काम है, प्रैक्टिकल लाइफ है, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ के लोगों को भी ग्रो करें, उनकी भी ग्रोथ का ख्याल रखें। इसको इंसानियत कहते हैं, इसको जो है अच्छा इंसान होना कहते हैं। सो इसी हवाले से एक पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं जो बिज़नेस भी कर रहे हैं, लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेशंस भी देते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स में भी आपने इनको सुना है। मेड्रॉक्स मीडिया जो लोगों के लिए पीआर का भी, कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। सो मैं वेलकम करूँगी, फाउंडर एंड सीईओ है मेड्रॉक्स मीडिया के सैयद इकबाल अहमद रिजवी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं इकबाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। अच्छा, सो इकबाल ये बताइए कि इस फील्ड में, मीडिया में, इकबाल को कितना अरसा हो गया? ज़िंदगी गुजर गई।
जिंदगी तो अभी गुजर रही है ना। जिंदगी इसी में गुजर गई। इसी वही में अगेन गुजर वही गई। बात आती है ना कि आप जब एक काम कर रहे होते हैं। हाँ। ब्रूस ली की एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, वो कहता है मुझे किसी से लड़ाई होती थी हाँ। तो उसे कोई डर नहीं होता था। ओके। वो कहता था कि मुझे सिर्फ उस शख्स से खतरा है जिसने एक ही दाव की प्रैक्टिस हमेशा की हो, क्योंकि ओके। मुझे उसे पता है कि वो जो एक उसका दाव है या उसकी जो एक किक है, वो जो एक किक की प्रैक्टिस की है वो मुझे किल कर देगी। मैंने भी सेम यही काम किया कि एक ही काम किया, मीडिया लास्ट 25 ईयर्स। आई स्टार्टेड 1995 जब मीडिया भी ग्रो हो रहा था। सिर्फ मीडिया पे ही काम किया और इसके अलावा मज़ीद चीज़ें भी हो रही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आपकी इस बात से, मैं भी कुछ दिनों पहले कहीं यहाँ बैठे थे, डिस्कस करते। सम टाइम ऐसा होता है कि एक शख्स एक ही काम कर रहा होता है, किए जा रहा होता है, किए जा रहा होता है, बट सो कॉल्ड वो जो सक्सेस होती है या वो जो सेटिस्फैक्शन होती है या जो परफेक्शन होती है, खैर परफेक्ट वो लफ्ज़ तो किसी के लिए नहीं है, लेकिन काम में कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट वो उसको हासिल नहीं हो रही होती, वो सेटिस्फैक्शन, वो परफेक्शन। सो डू यू थिंक कि हर चीज़ के पीछे एक टेक्निक होती है, जो कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि उस टेक्निक को पिक कर जाते हैं और उसके बाद वो चीज़ फ्लो में कर जाते हैं, और कुछ लोग पूरे लॉन्ग लाइफ गुजार देते हैं लेकिन वो उस टेक्निक को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो शायद अपने उस काम को परफेक्ट नहीं कर पा रहे होते। टेक्निक्स मैटर करती हैं। टेक्निक्स के साथ लॉयल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका जो भी काम है उसके साथ आपका लॉयल्टी फैक्टर कितना है। ओके। टेक्निक्स आप कितनी कर लें फ्लॉप हो जाएंगी अगर अच्छा। आप ऑनेस्ट नहीं हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रिश्ते और इबादत में हमेशा एक बात याद रखिए, अपनी नीयत साफ़ रखिए। जब आप टारगेटेड होते हैं, फोकस होते हैं, तो फिर टेक्निक्स भी आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, लोग भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हवा है वो आपकी डायरेक्शन में चल रही होती है। मगर टेक्निक्स में अब मल्टी टेक्निक्स आप कह लें, लोग बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ और ये हूँ फलाना हूँ। नो, आप हमेशा मेड बाय अदर्स होते हैं। लोग आपको बनाते हैं, आपको सिखाते हैं, नई नई टेक्निक्स आप सीखते हैं और नई टेक्निक्स आप लोगों को सिखाते हैं। अब टेक्निक्स आप मीडिया में आ जाएं, आप स्पोर्ट्स में आ जाएं, आप किसी वेलफेयर के काम में आ जाएं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स भी हैं। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन सेल्फ मेड होना, इस जुमले पर मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे कोई कुछ कितना भी सिखा ले, ठीक है, कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से मेरा वहाँ तक का सफ़र मुकम्मल कर देगा, सब कुछ है। यह ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको मंजिल तक नहीं पहुँचा पाते, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट्स की तरह होते हैं कि वो रोशनी देते हैं ताकि आपका सफ़र आसान हो जाए। लेकिन जब तक मेरी इंटेंशन ही नहीं होगी कि मैंने कामयाब होना है, जब तक मेरी इंटेंशन ही नहीं होगी मैं ठीक हो जाऊँगी, तो इट्स मीन कि मैंने अपनी हेल्प की ना, मेरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन थी, दैट्स व्हाई आई अचीव्ड एवरीथिंग। तो दूसरों का भी कंट्रीब्यूशन है, बट इट सेल्फ इंसान को अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ना। अगेन, जब तक आई स्टार्टेड फ्रॉम जॉब, हमेशा से बिजनेस आप नहीं कर रहे होते हैं, बिजनेस टाइम हो गया। बिल्कुल। अगेन, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो आपकी जॉब होती है वो भी आपका बिजनेस है। आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लें। आप उसमें क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी नौकरी में? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। आप जॉब में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? नंबर 1 आपकी लॉयल्टी, जिस काम के लिए आपको हायर किया उसकी एक्सपर्टीज, उसके बाद आपका हार्ड वर्क। अच्छा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। हार्ड वर्क तो एक मतलब गधा भी है, बड़ा हार्ड वर्क करता है, उससे ज़्यादा मजलूम आदमी कौन, इंसान मतलब जानवर कौन है। लेकिन स्मार्ट वर्क, और अगेन आप उसमें अपना वक्त, अपनी लॉयल्टी और अपनी एक्सपर्टीज़ डालते हैं। उसके एंड में आपको एक सैलरी मिलती है। वो सैलरी में आप बिल्स पे करते थे, मीन कि आपने एक्सपेंस जो बच गया वो आपका प्रॉफिट है। नहीं भी बचा, कम से कम आपकी वो जॉब आपको बिजनेस पर, क्योंकि एक एम्प्लॉय को अगर अपने करियर से प्यार नहीं है, अगेन कि मैं कहीं पे हूँ, वो किसी इदारे के लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ से प्यार नहीं है। मुझे ज़िंदगी भर अपनी ग्रोथ से प्यार रहा कि मुझे अपने लिए कर, तो इवेंचुअली मैं इदारों के लिए अच्छा रहा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप किसी पाइप से अपने आप को निकाल रहे होते हैं ना। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हैं, आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ उनकी SOPs और डोमेन्स में रह के काम कर रहे होते हैं, तो आप इदारे को आगे ले जा रहे होते हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर आपको खुद ही, अगेन वही बात, इतना बड़ा बड़ा आदमी पूरी दुनिया में कैसे बना? वो सेल्फ मोटिवेटेड थे। आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। धक्का स्टार्ट, धक्का देंगे, वो धक्का जाके फिर आदमी खड़ा हो जाएगा, फिर धक्का, तो धक्कों में तो एज गुजर जाती है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ बेस्ट। फिर आप कह सकते हैं कि आपको अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, अच्छे बॉसेस मिले, बुरे बॉसेस मिले, हर तरह के लोग आपको फिर मिलते हैं।
वहाँ आप कह सकते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ, बट अगेन सेल्फ मेड नहीं, अल्लाह। डेफिनेटली वो तो उसके बगैर तो फिर आप कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं और इस हवाले से ज़िक्र हो गया, तो इस वक्त लोग बड़े डीमोटिवेटेड हैं, ठीक है, बिकॉज़ लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, बिज़नेस ख़त्म हो चुके हैं, जो बिलियनियर्स थे वो मिलेनियर हो चुके हैं, और जो मिलेनियर्स हैं उनका तो पता नहीं क्या हाल है, वो तो बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग अजियत में हैं। इस सिचुएशन में अपने आप को होप देना और रास्ते तलाश करना, क्योंकि ये तो सच बात है कि बेशक रिस्क देने वाली ज़ात रब की है, रब राज़िक है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है मेहनत करो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। सो अब आप ऐसे लोगों को, स्पेशली हमारे यंगस्टर बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, और आप काउंसलिंग भी करते हैं, आप सेशंस भी देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में किस तरह से होप देंगे आप उनको, और करियर काउंसलिंग कैसे होगी उनकी? सबसे पहली बात, जो कंडीशंस की आपने बात की और होप्स की बात की, एंड अगेन जो रिस्क की बात की, आपको पता ही कोविड-19 कोरोना ने आपको क्या सिखाया, इसमें सबसे बेस्ट लर्निंग इस वक्त हमारी हुई, और जो मेरा रब जो अल्लाह कहता है वो साबित हो गया। दो चीज़ें उसके हाथ पे हैं, मौत और रिस्क। बेशक। कैन वी कंट्रोल डेथ्स एंटायर वर्ल्ड? नो। और क्या एक मौत भी भूख से हुई? ये तो सच है, जैसे रिस्क मतलब इंसान ये को मुंह ढूंढता है बोलता वैसे मौत सबूत भी है ढूंढती है। हाँ। अल्लाह की उस जात का कि अब इसमें मैंने तो इस पूरे सिनेरियो को, वी हैव टू लिव, हमें जीना है और हमें आगे बढ़ना है टफ कंडीशंस में। इस सारे से जो मुझे एक मैसेज मिलता है कि जो अल्लाह ने कहा था ना कि रिस्क और मौत मेरे हाथ में, वो दोनों इस वक्त साबित कर रही हैं। यहाँ से फिर हमें सुकून हो जाना चाहिए, ज़िंदगी में सुकून हो जाना चाहिए। भाई हज़रत अली से किसी ने पूछा कि एक आदमी को हम एक जगह बंद कर देते हैं तो फिर उसका रिस्क कहाँ से पहुँचेगा? उसे कहा जहाँ से उसको मौत आएगी, एंड दैट्स इट। तो कोरोना से सबसे पहले हमने ये सीखा। नाउ स्मार्ट वर्किंग, मैंने लास्ट एक जगह शो पे भी ये कहा था कि नाम ही बड़ा स्मार्ट है, कोविड, इतना स्मार्ट नाम लगता है मुझे कोविड के, मतलब इस पर आप रख सकते हैं नाम को। अगेन इसमें आ गई स्मार्ट वर्किंग हमारे पास। अब दो लोग मिल के पूरी बिजनेस चला सकते हैं, और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पाकिस्तान में लोगों को अब समझ में आया है कि हम कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिव, और कितना हम अपने आप को हर वक्त रोते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब सबके पास हर चीज़ के लिए टाइम है, क्योंकि एक बिजी आदमी के पास लिमिटेड जो स्केड्यूल्ड होता है टाइम मैनेजमेंट के पास, उसके पास हर चीज़ का टाइम होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज जो फ्री होता है वो कहता है कर लेंगे। अब जब 5 बजे ऑर्डर आते हैं ना बंद होने के, तो लोग ऑटोमेटिकली भाग रहे होते हैं कि उन्होंने करना है ना, बिल्कुल क्विक हो जाती है हर चीज, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग कि ये अल्लाह करे सिचुएशन ठीक हो जाए, इंशाल्लाह हो नहीं है उसने। मगर ये जो कंडीशंस हमने बनाई ना टाइमिंग्स की, ये हमें हर हाल में फॉलो करनी है। इससे क्या हो रहा है कि लोग जल्दी घरों को पहुंच रहे हैं, फैमिलीज को टाइम दे रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। और इस ओवरऑल जो बेरोजगारी हो गई है, नहीं, इसमें मैं अपनी पर्सनल लर्निंग बताता हूँ। मेरा इलेक्ट्रीशियन है, अब पहले इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे जाते थे तो फ़ोन करते थे, फिर वो इलेक्ट्रीशियन घर पे आने लगा, फ़ोन पे मैं उससे बात करने लगा, और फिर उसके बाद उसको एक दिन मैंने कहा तुम ऐसे ऐसे काम कर लो। जब उसने ऐसे ऐसे काम किया, सिर्फ उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया कि इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल, उसको किसी प्लम्बर शॉप की या वहाँ इलेक्ट्रीशियन शॉप की, हार्डवेयर शॉप पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं लोग। अब आप इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए, इसने आपको सिखाया है। हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि बहुत ही टफ कंडीशंस में कैसे जी रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कंडीशंस हैं आपके लिए, इसको समझने की ज़रूरत है हमें। हाँ, लेकिन इकबाल बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है या जो हमारे लोग हैं उनकी, आई एम सॉरी बट हमारे यहाँ तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन कुछ चंद सीधा चीज़ें हैं जिसमें हमारी मोरल वैल्यूज़ है, ये हमें ये नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है कि अगर कैसी भी कंडीशन हो जाए तो जी ओके, हम अपने आप को ये जाहिर करेंगे कि जी हम तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं या हम तो बहुत कमज़ोर हैं, यू नो। कंडीशंस में ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है ना कि आपने स्ट्रांग रहना है, क्योंकि आपका बिलीव इस तरह का है। तो हमारे यहाँ शायद मेंटली हम लोग की काउंसलिंग इस तरह से नहीं की जाती कि हम ये सोचें कि अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं, ये नहीं हुआ तो वो कर लेते हैं। वी डोंट ट्राई।
हमें एक्सप्लोर करते हुए, नई नई चीज़ों को करते हुए हम घबराते हैं, रोएंगे हम ज़रूर, लेकिन हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे, मेहनत नहीं हम करना चाहते, बस ये नौकरी चलेगी, 6 महीने 8 महीने रोते रहेंगे, सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन एक्सप्लोर नहीं करेंगे कुछ। देखिए, वी ब्लेम सोसाइटी एंड वी आर सोसाइटी। हाँ, बस खत्म हो गई बात है। वी बिल्कुल। ब्लेम सोसाइटी, वी आर सोसाइटी। देन सेकंड थिंग इज होप। मायूसी गुनाह है, कुफर है, मना किया अल्लाह ने हमें। और उम्मीद ही तो है जो कि इस दुनिया को लेके चल रही है। अब होपलेस आदमी का तो कोई अपना करियर को मुस्तकबिल ही नहीं है। जो होपलेस हो जाए वो किसी के लिए प्रोडक्टिव भी नहीं है। हमेशा एक उम्मीद के पीछे एक उम्मीद जुड़ी होती है। वो उम्मीद नहीं होती है, बेसिकली वो आपके लाइफ के टारगेट्स होते हैं। वो होप आप उसको नाम दे दें, वो टारगेट्स होते हैं। अब मुझे लेट सपोज मुझे बहुत किसी ऊंचे पहाड़ पे जाना है, तो कोई उम्मीद, कोई टारगेट ही तो मुझे लेके जाएगा, मगर उम्मीद से पहले भी तो नियत होती है। तो पहले आप उस उम्मीद की नियत कर लें। अगेन, अगर हम होप या उम्मीद छोड़ दें तो आज कोई चांद पे ना पहुंचता। किसी ने सोचा, उम्मीद करी, होप किया, रिसर्च करी, आज हम चांद पे। आप आज किसी को बोले कि यहाँ पे ये काम होना है, वो कह देते कि नहीं, यहाँ वही बैठे बैठे कह देगा नहीं हो सकता। एटलीस्ट ट्राई तो करो, जाके तो देखो, फ्लॉप हो जाओगे ना। कह के आपने अपने ब्रेन ब्लॉक कर दिया, अपनी सोच को ब्लॉक कर आप दिया। अपनी सोच को क्यों, अच्छा विजन देख, हर कोई क्रिएटर नहीं होता और नॉर्मली लोग फॉलोअर्स होते हैं, क्रिएटर अलग होते हैं, मगर देयर इज बिग डिफरेंस इन फॉलोअर्स। आप क्रिएटर ना है कोई बात नहीं, आप क्रिएटिव नहीं है कोई बात नहीं, मगर एटलीस्ट आप गुड फॉलोअर हो। बैड फॉलोअर बहुत खतरनाक होता है। मतलब आप अच्छे फॉलोअर है, मैं बहुत लोगों का फॉलोअर हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मैं चाहता हूँ वैसा जाऊँ। मैंने अपने टारगेट सेट किए हुए, अल्लाह जब तक जिंदा रखता है तब तक तो मुझे एक अपने टारगेट्स, अल्लाह ने मुझे खुद ये हिदायतें और ये विजन, जिस दिन आपकी एक थर्ड आई, जिसे हम हमेशा नाम देते हैं, बिकॉज कोई थर्ड आई नहीं होती, वो अलिफ लैला की कहानियाँ होती हैं। बेसिकली वो एक विजन होता है जो आप देख लेते हैं। और वो विजन आप कब देखते हैं? जब आप पर्सनल ग्रूमिंग पे, अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, जब आप अपने आप को पहचानते हैं। पहले आप अपने आप को तो पहचाने। होता यही है कि हम नॉर्मली, बड़े मज़े की बात है कि हमें अपनी दुनिया की और दूसरों की आखिरत की फिक्र रहती है। छोड़ दें अपनी दुनिया, अपनी आखिरत को देखें और फोकस देखें। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए होते हैं जो आपकी उम्मीदों पे चल रहे होते हैं। बड़ा अच्छा किसी ने बोला कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आगे चलें। जब मैंने काम शुरू किया एडवर्टाइजिंग के, मार्केटिंग के, ब्रांड्स को लेके चलने के, साथ में कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे हमेशा रहता था कि लोगों के लिए क्या हो रहा है। देखिए, हमेशा हम तकसीम का अमल होता है, तकसीम का अमल अल्लाह ने बनाया है। जिस दिन तकसीम का अमल रुक गया, कोरोना ने आके क्या किया, तकसीम का अमल देना शुरू किया। लोगों ने हेल्प करनी शुरू कर दी एक दूसरे की, काइंडनेस लोगों में आई। अगेन फिर वही बात आई कि होप, काइंडनेस, ये सारे एक ही नाम है। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको एक पाइप से अपने आप को समझ के, पहले अपने आप को समझे। लेट सपोज कि मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मुझे सोने का बहुत शौक है। अब सोने में तो आदमी फ्लॉप हो जाता है। मैं कहता हूँ आप सोएं, आप इतना सोएं कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें, गिनीज वर्ल्ड बुक वाले आपके घर आ जाए इंटरव्यू लेने, आपको BBC CNN बड़े बड़ी जगहों पे आपको कर रहे हो। उसके बाद ब्रांड्स आपको ले लेंगे और फोम वाला आपको सुलाएगा, अपना फोम बेचेगा यार, बोलेगा ये वो आदमी है जो 48 दिन से सो रहा है और न खाए न पिया और फोम पे लिटा देगा आप। वो बेचारा, एक चाय वाला आया था, सबने चाय वाय पकड़ा के, बेचारा वो बेचारा वैसे जो उसका काम था वो वही कर रहा है। अगेन जिसका, मैंने आपको फिर वही बात बताई, एक्सपर्टीज। आप सब कुछ नहीं कर सकते लाइफ पे, आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकते। मतलब जैक फॉर ऑल और मास्टर फॉर नन। लेकिन ये जितनी आप स्टोरीज बता रहे हैं, मतलब मैं अगर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने उनको ऐसा उनका नसीब दिया होता है कि लिटरली वो ओवरनाइट स्टार बनते हैं, उनको स्टारडम मिलता है और वो गायब हो जाता है। क्योंकि स्टार बनना एक अलग बात है और उस चीज़ को मेंटेन करना या अपने स्टेटस को लेकर चलना, उसके लिए एक अलग मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो ओवरनाइट हो गया। हमारे यहाँ आज का जो यंगस्टर है, यूथ है, मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, यहाँ जितने बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उन्होंने वो मेहनत की है कि शायद अगर हम अभी अपनी स्टोरी बताएं तो शायद एक और लंबा प्रोग्राम हो जाएगा।
इतनी मेहनत है यहाँ तक पहुँचने के पीछे। लेकिन आज मैंने ये देखा है कि आज हमारा यंगस्टर ये सोचता है ये काम अगर मैं करूँगा तो मेरा स्टेटस क्या इससे मैच करता है, लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे, ये एक जुमला और अगर ये खौफ हमारे जहनों से चला जाए ना तो लिटरली हम अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए और शायद इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकें। लोग क्या कहेंगे इससे आगे बढ़कर हमने सोचना है और इसी पर मैं अभी बात भी करूँगी। बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इकबाल अहमद रिजवी, फाउंडर एंड सीईओ हैं मेड्रॉक्स मीडिया के। और बात ये हो रही थी कि ये लाइफ इट्स अ ब्लेसिंग अल्लाह की, एक ज़िंदगी है, रो लें सो लें, मेहनत कर लें, सक्सेसफुल हो जाएं, ज़िंदगी ने गुजर जाना है, इसने वापस आपको नहीं मिलना। एक जुमला जिस पर मैंने इस वक्त ब्रेक लिया था वो ये कि लोग क्या कहेंगे। अभी मैं ब्रेक में भी डिस्कस करी थी, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूं ताकि एक बार आप सबकी काउंसलिंग कर सकें उस पर। कि आई रिमेंबर मैं भी कुछ दिनों पहले एक शख्स से मिली, वो यहाँ पर MBA है, बहुत अच्छी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था, बट अभी इन सिचुएशन की वजह से ही इज़ जॉबलेस। सो अब वो जो है ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं इस पर वो अपनी गाड़ी चला रहा था। सो ही सेड कि मैं यहाँ पर 9 से 5 नौकरी है लेकिन मुझे 9 से 8 काम करवाया जाता है। उस पर भी मैं, कभी मेरा मोबाइल ख़राब है तो मैं रो रहा हूँ, बच्चों की दवाई के लिए परेशान हूँ। उसकी फैमिली बाहर रहती थी, वो वहाँ गया 4-6 महीने के लिए, सो कॉल्ड बकौल उसके कि मैंने लीगल तरीके से काम किया वहाँ। कभी पेट्रोल पंप पे गाड़ियाँ धो रहा हूँ, कभी पेट्रोल डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने उन दिनों में इतने पैसे जमा कर लिए, बग़ैर बिला खौफ मेहनत की मैंने, कि मैंने यहाँ की गाड़ी ले ली। अब नौकरी नहीं है तो मैं इस गाड़ी के ज़रिए रोज़गार कमा रहा हूँ। ये जो जुमला था ना उसका कि बिला खौफ, यहाँ मुझे फ़िक्र है कि मेरे ससुराल क्या कहेगा, लोग मेरी फैमिली को क्या कहेंगे कि तुम ये कौन सा काम कर रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे। इस जुमले ने इकबाल हमारी यूथ की ग्रोथ को रोक दिया है कि हम ये खौफ करते हैं कि ये मेरा स्टेटस का काम है। मास्क पहन के चोरियां डकैतियां कर लेंगे लेकिन कोई इज्जत नफ्स मजरू ना हो जाए, कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें लोगों का बड़ा मसला है। वो ये जिन लोगों का हम सोचते हैं ना कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे और वो क्या कहेंगे, जब आपके पेट पे रोटी नहीं होती ना, जब भूख होती है तो वो लोग कहीं नहीं होते, कहीं नहीं होते। मगर वो कहीं नहीं होंगे। आप उनको पूछेंगे कि भाई मैंने ये गाड़ी नहीं धोई क्योंकि मुझे तो खानदान था मेरा बहुत बड़ा कि गाड़ी कैसे धो सकता हूँ मैं, तो बोलेंगे कि वही लोग ये कहेंगे मेहनत नहीं होती तुमसे। हाँ। वही लोग ये कहेंगे। और जब आप गाड़ी धो रहे होंगे यार इतने बड़े खानदान का आदमी गाड़ी धो रहा है। अगेन जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, सबके दौर ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। लिफ्ट मतलब मैं जिंदगी को एक आपके करियर को एक लिफ्ट के तौर पे देखता हूँ। लिफ्ट इन सेंस कि कभी आप लिफ्ट का बटन दबाएं तो 0 1 2 3 4 5 वो जा रही होती है, आप देख रहे होते हैं, बीच में रुक रही होती है, लोग आ रहे होते हैं। दिस इज योर लाइफ कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं रिगार्डलेस ऑफ फ्लोर कौन सा है आपका। फिर उसी में कहीं क्या होता है, कोई गलत बटन आप दबा देते, आप अचानक नीचे जाने शुरू हो जाते हैं, वो आपके करियर में नीचे भी आना शुरू होता है। डैमेजेस हमेशा आपका इंतजार कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। और वो बिजनेस ही क्या जिसमें डैमेजेस ना हो, डैमेजेस हुए। ऐसे भी टाइम आए कि जहाँ पे मैं खड़ा हो गया, मैं रास्ते में गाड़ी रोक के खड़ा हो गया कि मैं क्या करूँ, फिर कुछ भी नहीं हुआ। कभी कोई चीज़ ऐड नहीं होती है। 1000 रुपये के भी काम किया मैंने 1000 रुपये का काम भी किया मैं रोज़, क्योंकि मुझे पता था कि ये 1000 रुपये एक दिन 1 लाख बनाएगा मेरे, और 1 लाख रुपये एक दिन 1 करोड़ बनाएगा। अगर वही शॉर्ट टर्म मनी, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यहाँ पे छोटे पैसे की फौरन आदत है हमें। अब लोग क्या कहेंगे, अगेन वही बात, क्या आपके घर में लोग भूखे मर रहे हैं और आप एक झूठी शान बनाए हुए खड़े में, और 18 20 22 लोगों के तो कर्जदार हुए हैं आप, और आप एक शान बनाए हुए बैठे में और काम नहीं कर रहे। उठें, आपके हालात के लिए लोग नहीं आएंगे। अल्लाह ने आपको खुद कहा है, आपका रिस्क लिख दिया गया है, और मतलब हमारे पास दुआओं में कुरान ने बता दिया गया है कि तुम पे जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने अमाल, अपनी गलतियों की वजह से आती है। अगेन
तो फिर हमें ही खुद सही करना है, लोगों की फिक्र ना करें। आपको पता है कि ये काम है, इससे सिर्फ और सिर्फ मेरी चीज़ पूरी हो रही है, एंड दैट्स इट। और लोगों को बताएं कि आपने कितना टफ टाइम गुजारा, छुपाए नहीं, क्योंकि आप एंड आई थिंक आई डोंट नो लोग क्यों छुपाते हैं। ये बताना तो अच्छी बात है कि आप कितने मेहनती, कितने फोकस्ड इंसान हैं, कि बिल्कुल। आपने इतनी मेहनत की है लाइफ में। अगेन कुछ टैबू सेट हैं और उनको तोड़ने के लिए आपको पहले खुद पर यकीन करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैंने जो भी किया मेहनत ही की ना, कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया। अभी आप देखें कि पहले हम किसी शख्स को देखते थे तो हम कहते थे ये तो अपने हम होलिये से लोगों को बहुत जज करते ना, ये लगता है कि ये चोर डकैत होगा। आपको अच्छे खासे साफ सुथरे लड़के हेयर स्टाइल बने में बाइक पे आएंगे एकदम से, और आप हैरान रह जाएंगे कि वो आपको वेपन दिखाएंगे और आपको लूट कर चले जाएंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज उनको इजी मनी की आदत पड़ चुकी है, उनको ये पता है। और उनके पास जब घर में वो स्मार्टफोन्स लेकर आ रहे हैं, इतनी किटिंग कर रहे हैं, तो क्या माँ नहीं पूछती होगी कि बेटा तुम्हें तो मैं इतना खर्चा नहीं देती, तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आए, तुम ये बैलेंस कहाँ से डलवाते हो। गलती यहाँ पर भी तो है ना, ये जो हम क्राइम बढ़ रहा है, ये जो हमारे बच्चे बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं करते। पूछने पछाने के रिवाज तो सना ख़त्म होते जा रहे हैं ना। आप आज पूछ नहीं सकते किसी से कुछ, चाहे वो आपके छोटे हों, बड़े से तो आप पूछ ही नहीं सकते। छोटे हों आप उनसे पूछें, वो आपको ऐसी बात बताएंगे, ऐसा जवाब बताएंगे कि आप लाजवाब हो जाएंगे उनके लिए, क्योंकि आप उनको नहीं ट्रेन कर सकते। अगेन, जो बाइक पे आते हैं स्नैच करके चले जाते हैं, ऐसे ही रातों को 4-4 बजे, 3-3 बजे, 2-2 बजे मैंने उन डिलीवरी बॉयज़ को देखा है जो 60 रुपए मिलते हैं उनको एक राइड के। जो क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, उनके दिल नहीं बंद होते होंगे कि रात को जब आप एक ऑर्डर लगा देते हैं 4000 के, 3000 के खाने का, एंड दैट्स इट। जिस वक्त वो ऑर्डर लेके आ रहा होता है, जिसके लिए वो 60 रुपए 100 रुपए अहमियत रखते, 3 बजे रात को कौन बाहर होगा। आप मुझे बताएं, जहाँ पे स्नैचर भी हैं, क्या वो लोग नहीं हैं? तो सब स्नैचर नहीं बन सकते। हाँ, अगेन वही बात, कोई उनका हाथ पकड़ ले। आज अगर उस पर मेहनत है, देखिए हर एक के पास स्किल्स नहीं होती हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। सब फर्स्ट नहीं आते, बिल्कुल, और सब फेल भी नहीं होते। तो यहाँ पे एक सिस्टम है। तो अब वो जो आदमी आपके लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो तो ये नहीं सोच रहा, वो क्योंकि उसको असल में वो हकदार भी है, वो सफ़ेद पोश है जो क्योंकि अल्लाह ने हमसे रिस्क का वादा किया है। ये पिज़्ज़ा और बर्गर्स और ये बड़े बड़े तो हमारी विश में आ गया ना, इशूज़ तो प्रॉब्लम्स तो यहीं से शुरू है। स्नैचिंग भी वहाँ से, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। और अगेन वही कि समंदर में, पत्थर में कीड़े को भी रिस्क अल्लाह पहुँचा रहा है। हमारा मसला रिस्क नहीं है। मैं अभी आप कोरोना की सिचुएशन से पहले रिपोर्ट पूरी एक चल रही थी, मैं वो देख रहा था। एक साहब थे, बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, और फिर वो नाराज़ भी हो गए, पता नहीं क्यों। कुछ दिन जब कोरोना नया नया आया, मैं उनसे मिलता था 10 बजे, वो उनके एक फ़ोन कर लो तो वो यार अजान देनी है अकबाल। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। शॉपिंग सेंटर खुले, और उसके बाद एक ही दिन सेम टाइम मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा यार बच्चों के साथ फंसा हुआ मार्केट में, एक बार बाद में बात कर लें। फिर एक और दफ़ा ऐसी काम हुआ, एक दफ़ा फिर मिले मुझे उसी टाइम पे, उसी सेम टाइम पे। मैंने भी उनको फोकस रखा। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ, शॉपिंग अजानें ख़त्म हो गई? कह रहा यार बस वो, यानी कि यहाँ पे ख़त्म। बिलीव के साथ कोई काम नहीं करते ना हम, इबादत यकीन के साथ नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ये पता है कि जो दुआ मैं मांगता हूँ, मुझे जायज़ हुआ, मुझे यकीन होता है कि वो दुआ मेरी कबूल होनी है। वक्त उसका अपनी जगह, वक्त उसकी, तो वो बिलीफ, वो यकीन ही आपसे मेहनत करवाता है एक्चुअली। क्योंकि किसी भी आप जो उम्मीद की बात करें, उसके पीछे एक यकीन होता है ना। अभी मुझे पता है यहाँ से गाड़ी तक जाना है, तो मुझे यकीन है कि मैं चला जाऊँगा, वही मेरी उम्मीद है। और अगेन उम्मीद, यकीन, मेहनत, और फिर रास्ता, लोगों को रास्ता दें, आप उनको पहुँचाएँ उनकी जगह तक। अगर अल्लाह ने आपको जहन दिया है, विजन दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, तो आपका ये फ़र्ज़ है, आपसे सवाल है बाद में कि आपने इसका भी किया, उसका भी किया। जो इधर उधर तुम्हें पहुंच रहे थे, जो तुम कर सकते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले बहुत हैं। या आज मैं आपको बताऊं, बहुत लोग करने वाले हैं जो कर रहे हैं। ये जो लोग क्या कहेंगे ना, ये एक सर्टेन पैरामीटर्स के लोग हैं जो इसमें ही रह जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, कोई आप ऐसा काम ना करें कि आप बिल्कुल
ऐसे वो खड़े हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हम आज़ाद हैं। वो ये आए हैं आपको ऐसे लोग। ये फतवा तो आपने अपने दिल से लेना है कि आप ऐसा काम ना, कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, कोई चीज़ इलीगल ना हो, आपकी फैमिली का नाम ना ख़राब हो। गाड़ियाँ धोने से या पंप, ये तो फॉर एग्जांपल बात होगी छोटी, मतलब लोगों का ये भी होता है ना कि डायरेक्टली जाकर कोई भी सीट पर आपको कोई ऑफ़र नहीं करता कि सर आइए या मैडम आइए, ये आपकी सीट है और आप आकर बैठें और इस पर काम शुरू कर दें। नो, शायद लोग ये सोचते हैं, उनकी फैंटेसी होती है, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ या आज इकबाल इस स्टेटस पे बैठे हुए हैं कि जाके लेक्चर्स देते हैं, तो ये हम जब पहली बार आए थे तो ये ऑफ़र नहीं कर दिया गया था कि आए सना ये आपकी सीट है। नो, इतनी लंबी स्ट्रगल है, इतनी कहानियाँ हैं, इतना इग्नोरेंस है, इतनी रिजेक्शन है, उसके बाद जाकर चीज़ें आपको हासिल होती हैं। और मुझे ये सेगमेंट ख़त्म करना है, बस एक बात याद रखूँगी, कभी भी ये मत सोचें कि जो आपको मिल रहा है वो आपका है। अक्सर जो हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं ना, उनका नसीब आपको मिल रहा होता है। तो जो भी इमीडिएट लोग आपसे जुड़े हैं, आपकी फैमिली है, प्लीज़ उनको ये मत जताइए कि मैं आप कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि यही आपका जुमला आपके रिस्क में, आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहा हो। हमेशा अच्छे बेहतर तरीके से अपने रिश्तों को बरतिए ताकि अल्लाह ताला भी आप पर मेहरबान रहे। इकबाल, थैंक यू सो मच, इट्स लवली मीटिंग यू, और बहुत अच्छी बातें आपने लोगों तक पहुँचाई। थैंक यू। एंड इंशाल्लाह ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड घर पे रहिए, महफूज रहिए, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलिए, हाथों को बार बार धोइए। वैसे तो बेहतर यही है कि आप 20 सेकंड तक जो भी नॉर्मल आपके पास सोप है आप हाथों को साफ़ करें साफ़ पानी से। अगर आप बाहर हैं तो डेफिनेटली मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइज़र अपने साथ आप कैरी कीजिए ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें। लेकिन गैर ज़रूरी ना निकलें, यही बेहतर होगा। इस वक्त लोग घरों में मौजूद हैं और एक स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है, क्योंकि हमें आदत नहीं है इस तरह से इतना अरसा घरों में रहने की। और ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों को भी इस वक्त एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, जिस पे हम कल भी बात कर रहे थे। सो बहुत सारे पेशेंट, हर शख्स को एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है, किसी भी उम्र में आप हों, ताकि आप मेंटली रिलैक्स रह सकें और बॉडी आपकी फ़िट रह सके। तो इसी हवाले से जी उठा पाकिस्तान में हम कुछ चीज़ें आपके लिए करते हैं ताकि आपकी लाइफ को ईजी किया जा सके। इस वक्त मेरे साथ एक ट्रेनर मौजूद हैं जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं। बारहा आपने इन्हें जी उठा पाकिस्तान में देखा है। फ़िज़ा हुसैन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं फ़िज़ा? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यार इस वक्त जिम्स बंद हैं और लोग बहुत परेशान हैं कि क्या करें, किस तरह से जो है, बिकॉज एक्सरसाइज से भी बहुत हद तक आपका डिप्रेशन और आपका स्ट्रेस कंट्रोल होता है। एग्जैक्टली सना, जिम्स जो हैं वो अभी बंद हैं और अभी मैं ये कहूँगी कि कुछ अरसे पहले से जो है वो लोगों में जो है वर्कआउट करने की या एक्सरसाइज करने की अवेयरनेस ज़्यादा आई है। इससे पहले तक हम लोगों में नहीं देखते थे कि इतने ज़्यादा फिटनेस फ्रीक्स हों या इतने ज़्यादा फिटनेस एंथुजियास्ट हमारे यहाँ पाए जाते हों, लेकिन आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। लेकिन वो भी घर पे, अब तो जो लोग घरों में जिन्होंने कभी नहीं किया उनके पास भी टाइम है। पहले होता था ना जो जॉब पे जाते हैं टाइम नहीं है, इसलिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि एवरी वीक आपको कुछ सेशंस दिए जाएं एक्सरसाइज के हवाले से। तो फिज़ा बेसिक्स क्या होंगी कि घर की सब फैमिली, बच्चे भी बड़े भी सब घर में हैं, सब मिलकर एक वर्कआउट सेशन करें, वो कैसे होगा? एक फैमिली वर्कआउट सेशन आज आप हमें बताइए। फैमिली वर्कआउट सेशन बिल्कुल सब लोग मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि वर्कआउट जो है बेसिकली जो एक्सरसाइजेज हो गई, ये एक इज़ लाइफ स्टाइल। तो आप किस तरीके से उस लाइफ स्टाइल को और किस तरीके से अपने फैमिली टाइम को एक साथ सब लोग मिलकर एंजॉय कर सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप वर्कआउट को जो है वो गेम्स की तरह जो है वो बना सकते हैं। तो आप किस तरीके से गेम्स बनाएंगे? आप जो है वर्कआउट का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर के नाम के ऊपर,
अल्फाबेट्स में, तो आपको ये होगा कि अगर क्या कहते हैं आपका फॉर एग्जांपल अगर जो है आपका नाम जैसे सना है, तो सना एस से हम कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं, वी कैन डू स्क्वाट्स फ्रॉम द एस, ए एब्स क्रंचेस, एन, तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट वर्ड्स को पिक कर ठीक है, अपने बच्चों के साथ भी, ठीक है, तो आप वर्कआउट स्टार्ट करें, फिर नाम आपने खुद डिसाइड करने, ठीक है, ये हमने चॉइस आपको दी है, लेकिन वर्कआउट क्या होगा वो प्लीज फिजा बताइए। डन। स्टार्ट जो है वो बेसिकली कार्डियो जो है वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फैट बर्न करने के लिए। बेसिकली हम लोग फैट बर्निंग की तरफ जाते नहीं हैं, हमें ये होता है कि बस हमारा वेट लूज हो जाए वेइंग मशीन पे, वेइंग स्केल के ऊपर, लेकिन वेट लॉस और फैट लॉस बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो फैट बर्निंग की तरफ हमें ज्यादा जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो फैट बर्निंग के लिए जो होते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड वर्कआउट्स होते हैं। तो कंपाउंड वर्कआउट्स वो होते हैं जो आपके डिफरेंट मसल्स को टारगेट करते हैं। एक होता है आइसोलेशन वर्कआउट जो कि आपकी एक ही मसल को टारगेट कर रहा होता है, लेकिन अगर आप कंपाउंड वर्कआउट करते हैं तो एक साथ आपको बेनिफिट मिलता है कि आप बहुत सारे मसल्स को एक साथ टारगेट कर और अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकें। तो कंपाउंड वर्कआउट में सबसे बेसिक वर्कआउट हमारा आता है जो कि हम वार्म अप में भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसको सेट्स की फॉर्म में नहीं करते। ठीक है, मोस्टली हम लोग घर में करते हैं, तो लेकिन अगर हम उसको स्प्लिट करके सेट में करें, लाइक इफ यू आर डूइंग 20 jumping jacks, then switch, then 20 jumping jacks, then switch, then 20 jumping jacks. We have to do 3 sets of 20 reps jumping jacks like this. Yeah, 1, okay, 2. This is the half jumping jack. ये वार्म अप करा रही हैं आप? Yeah, this is ये वार्म अप, ओके, ठीक है। ये वार्म अप के अलावा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में भी आता है jumping jack. राइट, ठीक है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में इस तरीके से आता है, अगर हम उसको हाई इंटेंसिटी को स्विच करते हैं, इंटरवल लेते हैं बीच में और फिर दोबारा से हम इसको जंपिंग जैक स्टार्ट करते हैं 20, फिर इंटरवल लेते हैं, फिर 20, तो ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अच्छा फिजा, ये बहुत अच्छी है, बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन वो लोग जिनको शायद नी पेन्स हैं या बाकी और सारे लोग हैं, उनके लिए भी वार्म अप बताइए, बिकॉज वो ये नहीं कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कहेंगे लो ये सना ने क्या बता दिया है और दर्द हो गए हमारे, सो इसलिए कुछ समथिंग इजी, बिकॉज हम बेसिक्स बता रहे हैं लोगों को। ठीक है, ये तो हो गए हमारे हाफ जंपिंग जैक्स जो कि हम करते हैं, बच्चे कर सकते हैं या हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कर सकते हैं फॉर द वार्म अप। लेकिन अगर आप ओल्ड एज में है या ऐसा कुछ नी इशू है या पेन है, तो यू कैन डू द हाई नीज लाइक दिस। ओके, राइट, 2, 3 दिस, 4, 5 स्लो एंड जेंटल। अगर आपको अच्छा इसमें आप देखिए बैक स्ट्रेट है फिजा की, बैक जो है, वरना क्या होता है कि हम अपनी बैक को भी मूव करते हैं, वो पोस्चर बहुत मैटर करता है। अगर आपने जो है ये भी करना है ना, हाई नीज भी करना है स्लोली, तो इनहेल देन एक्सेल, ओके, इनहेल देन एक्सेल। इनहेलिंग और एक्सेलिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि सना आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो है वो एक्सरसाइजेस से ड्राइव होकर योगा की तरफ आए। तो योगा की तरफ ड्राइव होने का रीजन क्या है? एक तो स्ट्रेस रिलीज करना, उसके अलावा योगा भी हमारा फैट बर्न करता है। ओके, स्लो जरूर करता है, लेकिन लोगों को ये होता है कि योगा कैसे फैट बर्न कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो जो ब्रीदिंग पॉस्चर्स हमारे होते हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके से फैट को बर्न कर सकते हैं। Okay. जब हम किसी भी तरह का योगा भी कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमारा फैट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, तो वो हमें वेट लॉस और फैट अच्छा लॉस। अभी एक्सरसाइज के जरिए हम अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं इस वक्त, तो ये सिचुएशन है, तो अपनी एंजाइटी और अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती है? ब्रीदिंग टेक्निक्स में बताती हूँ कि एंजाइटी को किस तरीके से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कौन से वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं योगा के जिसको आप कर आई जस्ट हैव लास्ट 1 मिनट, मुझे ब्रेक लेना है, तो प्लीज बता दीजिए जल्दी से वो क्या है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, पर थोड़ा लंबा है, तो इसके बाद हम कंटिन्यू कर सकें। जी बताइए प्लीज। ब्रीदिंग में जो है वो डिफरेंट टाइप की ब्रीदिंग्स होती हैं योगा में। पहले तो आपने स्टार्ट ये लेना है कि मैं बैठ सकती हूँ? जी प्लीज बैठ जाइए। ओके, ओके, नाउ सिट इन अ योगा पोस्चर, रिलैक्सेशन मुद्रा, concentration mudra, right? Your back should be straight, your core should be tight, and you have to breathe
from your nose and exhale from your nose. This is called the Ujjayi breathing, the healing breathing. It helps to cleanse your breath and it provides the heat to your body. Okay. Inhale from the nose and exhale from the nose. Okay. Right? होल्ड करना है ब्रेथ को इसमें? नहीं, no. नॉर्मल Inhale. ब्रीदिंग Okay. होल्डिंग पॉस्चर्स में बताती हूँ. Okay. इसमें बहुत सारे पॉस्चर्स हैं जो मैं बताती ठीक हूँ बारी बारी. Inhale and exhale from the nostril. Okay. आप कर रही हैं तो मुझे देख के सुकून मिल रहा है. जब मैं करूँगी तो कितना मज़ा है. इट रियली गुड, इट रियली हेल्प्स यू जब आप रिलैक्स करते हो. एक एक सांस की कितना इम्पोर्टेंट है. ओके. This is called Ujjayi breathing. Ujjayi breathing. Oh. The healing breathing. Right. जो कि आप नोज से इनहेल करते हैं और नोज से ही एक्सहेल करते हैं. अच्छा, इसमें भी हम अपने पोस्चर को कंसंट्रेट यूं नहीं करते कि नॉर्मली सना मैं भी सांस लेती हूँ, आप भी लेती हैं, तो हम में से कभी ये कोई नहीं सोचता कि व्हेन वी इनहेल तो हमारा टमी राइज आउट होता है या बेली टक इन होता है. हम सोचते हैं, हम नहीं सोचते. लेकिन अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, अपने माइंड को एंगेज, ये मेडिटेशन भी है ना बेसिकली, this is क्योंकि called इसमें ये meditation मेडिटेशन as well, है. right. इसमें आपको Meditation भी बहुत होगा. आप बहुत रिलैक्स करते हो उस चीज़ को, फोकस जब आप करके करते हो. Exactly. एंड उस टाइम पर आई बिलीव कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा होता है कि यू नो आप सोचें ये सांस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और हम नॉर्मली शायद नाक से हमें सांस लेना चाहिए, हम मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार होते हैं. इस पॉस्चर में, इस मेडिटेशन में जब आप नोज से ब्रीथ करते हैं तो आप बहुत अच्छा ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई आपकी बॉडी में बहुत अच्छा हो लंग्स जाता है. एक्सपैंड होते हैं. Expand होता है. आपके डायफामिक जो है वो ब्रीथ कहलाता है. ये उसको आप जब इनहेल करते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होता है और आपका टमी जो है वो राइज आउट बाहर की तरफ. नेक्स्ट क्या है पॉस्चर इसमें? नेक्स्ट यही पॉस्चर है. दिस इज कॉल्ड द सिंपल प्राणायामा पॉस्चर. Okay. प्राणायामा ब्रीदिंग. तो प्राणायामा में हम लोग ये करते हैं कि इनहेल फ्रॉम द नोज और हम चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं और बेली को बाहर की तरफ निकालते हैं. ओके, हाउ इज इट? ओके कीजिए, like देखते this. हैं. हम फिर हमें Inhale ब्रेक पे from the जाना है. nose, expand your chest and rise out your tummy. And अच्छा, hold. ओके. Exhale from mouth, राइट. belly tuck in and chest squeeze. ओके, राइट. तो आपका This- अपर बॉडी जो है उसको भी आपने अपर एक्सपेंड बॉडी करना है को एंड भी देन एक्सपेंड करना है. Okay. बेली को आपने राइज आउट करना है और फिर उसके बाद जब आप मुंह से एक्सहेल करेंगे तो आपको बेली टक इन करना है और चेस्ट को स्क्वीज. इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त. कुछ और भी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस. हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वंस अगेन वेलकम बैक. जूठा पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. और कुछ एक्सरसाइजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जब क्वारंटीन में हैं, आप अपने घरों में हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में. एंड ब्यूटी और फिटनेस, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो सो कॉल्ड चोली दामन का साथ है इनका. जब आप अच्छी ब्रीदिंग करते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो कहते ये हैं कि आपकी स्किन भी ग्लो करने लग जाती है, आपके बाल भी अच्छे हो जाते हैं. लेकिन आपको पता है ये कौन सा मंथ है? ये जून का महीना है. शदीद सख्त गर्मी है, बहुत स्वेटिंग होती है, एक्नी बहुत ज़्यादा लोगों को बढ़ जाती है, बाल बहुत ख़राब होने लग जाते हैं. सो हम जब आपकी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं तो ब्यूटी के बगैर तो आजकल सैलून्स भी बंद हैं ऑलमोस्ट, तो बड़ी मुश्किल है. सो इसी हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी. आपने इनको डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में देखा है. डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आयशा. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. बिलेटेड ईद मुबारक. ईद मुबारक बिलेटेड. अच्छा जी, तो कैसी गुजरी है क्वारंटीन ईद? अच्छी गुजरी, फैमिली के साथ गुजरी, प्रिकॉशंस के साथ गुजरी. ओके, सो आई थिंक लास्ट डेज में क्लिनिक्स खुले हैं.
हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी आप लोग वीकेंड पर ऑन हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी हम बहुत प्रिकॉशंस के साथ काम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट बेसिस काम कर रहे हैं, ताकि जो वेटिंग एरिया के अंदर पहले एक रश हो जाता था, अभी एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। अच्छा And- अच्छा, अगर मैं ये पूछूं डॉक्टर आयशा कि स्पेशली ये जो, क्योंकि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में गर्मी है, कहीं बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, कहीं गर्मी, अगर मैं कराची की बात करूं तो वेदर ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो स्पेशली स्किन के और बालों के क्या मसाइल हैं जो इस सीज़न में लोग फेस कर रहे होते हैं? और इस बार तो ट्रीटमेंट्स एंड सलॉन्स जाना भी मुश्किल है, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि सलॉन्स बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि हम पता नहीं क्यों जून जुलाई का या दिसंबर का वेट करते हैं अपने प्रोटोकॉल्स के लिए या ट्रीटमेंट्स के लिए। आप अगर 12 महीने अपना रूटीन केयर रखते हैं तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत मिनिमाइज हो आते हैं, जाते हैं, ना minimize होने आते के हैं। बराबर होते हैं। अच्छा, ये भी एक मिथ्स है कि आपने अगर एक्सरसाइजेस कर ली या आपने वाटर इनटेक अच्छा कर लिया तो आपको ये मसले नहीं होंगे। Okay. ये मसले आपको होते हैं डेफिनेटली। इससे ये होता है कि आपके ये साथ साथ एक्टिविटीज़ आप रखते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी सेहत को मेंटेन रखती अच्छा हैं। डॉक्टर आयशा, ये आपने पानी की बात की, कुछ लोगों को मैंने देखा है 8-10 ग्लास तो पीते हैं, कुछ तो इतने पानी के पीछे पड़ गए हैं कि 20-20 ग्लास 25 के, नहीं जी 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना है। इतना भी नहीं होना चाहिए ना, एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी के लिए, अच्छी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है पानी का इंटेक? देखिए, आपका जो पानी का इंटेक होता है वो भी आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग होता है। Okay. और अगर मैं नॉर्मली एक जनरल बात करूं तो 10 से 12 ग्लास पानी का जो इंटेक है, दिस इज़ फाइन। इवन कि आप 8 से 10 ग्लास भी पी रहे हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा, इट्स ऑल्सो डिपेंड ना कि आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। अब एक शख्स धूप में काम करता है, उसकी स्वेटिंग, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, एक हम जैसा शख्स जो अल्हम्दुलिल्लाह इस एसी में बैठे हुए काम कर रहा है, तो ऐसे नॉर्मल रूटीन के लिए 10 to 12 ग्लासेस 10 to 12 ग्लास इज़ परफेक्टली फ़ाइन, इवन के उनके लिए भी जो कि आउटडोर एक्टिविटी उनकी होती है, क्योंकि ये आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग होता है, आपका Okay. वेट कितना है, राइट। आपका ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिज्म। क्योंकि देखें, जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको हेडेक नहीं होगा, आपको इस तरह के ओबेसिटी नहीं होगी, या उसके साथ साथ, क्योंकि देखें ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा काम नहीं कर रहा होता। Okay. और हमें ये लग रहा होता है कि हमने खाना खा लिया और फिर थोड़ी देर के बाद या तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है या फिर किसी का खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। गर्मी में दोनों खास साइंस जो तौर पे ऐसे हैं, normal। गर्मी में अक्सर ऐसा होता है, तो आपका वो मेटाबॉलिज्म अच्छा काम नहीं कर रहा होता। Right. आपने उसके साथ से बड़ी अच्छी ये योगा एक्टिविटी में यहाँ पे देख रही थी, आपने ये भी रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम स्किन की बात करते हैं तो एक रूटीन केयर आपने रखना है। अच्छा, और वो 12 महीने होना चाहिए। ओके, वो रूटीन केयर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वही एक पॉइंट जो अभी इन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन अगर मैं फ़िज़ा से पूछूं, फ़िज़ा नॉर्मली आप लोग भी, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से ब्रीदिंग प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए, इस तरह कहते हैं वाटर इनटेक भी, तो आप लोग भी इतना ही सजेस्ट करते हो कि आप एक्सरसाइज करें हो लेकिन इतना पानी इंपॉर्टेंट है? वाटर इनटेक है, बिल्कुल डॉक्टर आयशा ने जैसे बताया, अकॉर्डिंग टू द बीएमआर तो वाटर इनटेक भी उतना ही करना चाहिए, लेकिन 10 to 12 ग्लास जो है वो नॉर्मल है, वो हर इंसान को लेने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कि वो किस तरह का उसका डेली रूटीन है, तो उस हिसाब से वो पानी ले सकता है। लेकिन 4 मैंने तो लीटर आजकल पानी ORS लेना डाल और के 5 मैंने तो लीटर- आजकल ORS डाल के पानी में पीना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इस तरह की गर्मी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू से? अच्छा, ORS का ये है कि हर बंदा ORS नहीं पी सकता। क्योंकि देखिए, अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, आपने मशवरा दे दिया तो वो नहीं, तो देखो मैं एक मिनट, मैंने अपनी अम्मा को मना कर दिया, मैंने कहा ये मैंने जो जग बनाया है ना, इसे से आपने नहीं पीना, बिकॉज जब वो पीती हैं तो एक तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी डिफरेंट तरह के वो आते हैं, बिकॉज आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो डिसबैलेंस होता है। तो बहुत रिक्वायरमेंट में जब डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर का, तो उस केसेस में भी हम लो ऑस्मोलर देते हैं। अच्छा ठीक है, और तो अच्छा हुआ कि मैंने ये चीज़ बता दी। बिल्कुल। अब आप ये कह रही है मुझे रूटीन में मुझे भी नहीं पीना चाहिए? नहीं, रूटीन में ऐसा नहीं पीना चाहिए। फिर क्या पूरा पिए ORS टू जो मेक है वो आप- योर सेल्फ रिफ्रेश, क्या आप रिफ्रेश फील मैंने करें? आपसे कहा ना कि ये मिथ्स होती हैं Myths सारी। होते हैं। अगर आप 10 से 12 ग्लास वाटर डेली का ले रहे हैं, दैट्स फाइन, दिस That's इज fine. रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। Okay. उसके And आप fresh आपको juices carbs ले सकते बढ़ाने हैं। की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखें अब जितना ज़्यादा आप, अक्सर लोग ये कहते हैं कि नींबू पानी बहुत ज़्यादा शुगर डाल के वो पी लिया, आपने कार्ब्स का इंटेक बढ़ा दिया, फिर आप जितनी भी एक्सरसाइजेस कर लें तो वो फैट तो आपका कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा, एंड तो आपने बैलेंस रखना होता है ताकि आपका बॉडी शेप भी ख़राब ना हो और आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की। देखिए, हमने
बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना मैसी नहीं करना होता। Right. We have Simple to be- रखें, हाँ। या काम एंड ठीक है, गर्मी आ गई है, अब 10 से 12 ग्लास पानी पिएं, सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, हर 2 घंटे के बाद सनब्लॉक लगाएं, जब जब आपका सन एक्सपोजर होता है 10 मिनट पहले आप सनब्लॉक लगाएं, नाइट टाइम पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, नाइट Okay. टाइम पे कोई सिरम रख लें, अच्छा सा विटामिन सी का सिरम रख लें, इन बिटवीन 5 to 10 की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसमें भी लोग गलती ये करते हैं कि वो 20% या 15% की फॉर्मुलेशन सिरम के अंदर विटामिन सी की वो नाइट टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं गर्मियों में, Okay. विच इज़ रियली हार्श, और अच्छा। वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। सो इट्स बेटर कि जब गर्मियाँ आती हैं तो आप कोई अच्छी नाइट क्रीम जो है उसका इस्तेमाल करें। अगर मैं बात सब करती हूँ कहते हैं ऑलरेडी 35 इतना ऑयल आ जाता है मेरे चेहरे पे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये भी एक मिथ है ना? देखिए, नाइट क्रीम्स से ऑयल का कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो तो सच। आपकी स्किन को आपकी स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है क्योंकि गर्मियों के अंदर आप ज़्यादा स्वेट करते हैं, तो नाइट में अगर आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र रख लें, एक बार लगाने से या ऑल्टरनेटिव डेज पे लगाने से आपकी स्किन सेटल्ड रहती है, क्योंकि हमारी स्किन का जो कोलेजन है या हमारी स्किन का जो इलास्टिन है, हमने उसको भी तो मेंटेन करके रखना होता है। True. अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगी आपकी। राइट। सो इट्स बेटर कि अगर आप 35 से अबव जा चुके हैं, अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, कोई पिगमेंटेशन का या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक ऐसी क्रीम रख लें जो जिसके अंदर अच्छा मॉइस्चराइज़र एडिड हो, जो एंटी एजिंग के तौर पे काम करे। और अगर आप थोड़े से अर्ली एज में हैं और आपको लगता है कि पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आपका हो रहा है, या वो फीमेल्स जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से गुजरी हैं या इमीडिएटली आफ्टर, ज़्यादा उन फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो नया नया बच्चा हुआ होता है, अपना रूटीन भी फोकस नहीं कर पा रही होती हैं। तो उनके लिए कि एक अच्छी सी कोई भी आप नाइट क्रीम रख लें जो सेफ़ हो, मेडिकेटेड हो। अच्छा, मैं बार बार कहती हूँ कि मेडिकेटेड हो, क्योंकि हमारे यहाँ ओवर द काउंटर या आम दुकानों पर मिलने वाली जो सस्ती वाली वो तो क्रीम्स steroids होते हैं। वो बिल्कुल स्टीरॉइड्स होते हैं। आप कुछ टाइम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपके फेस पर अच्छा, बहुत सारे आप बाल अजीब निकल गोरे आते हो हैं। जाते हैं ना उससे, आपकी बॉडी अलग लग रही होती है और ऐसा लग रहा होता है किसी ने आपका फेस अलग से जो है वो आपकी बॉडी पे। प्लीज़, और अब ये कहना कि जी डर्माटोलॉजिस्ट बहुत महंगे हैं, प्लीज़, जब हम एक बर्गर ऑर्डर कर देंगे जो हम 2,000 2,500 रुपये 4,000 रुपये का पिज्ज़ा हम मंगवा लेते हैं, लेकिन किसी एक डॉक्टर की, आई एम सॉरी, मिनिमम बहुत हुआ 1,000-2,000 रुपये एक डर्माटोलॉजिस्ट की फ़ीस देते हुए हम ये सोचते हैं कि जी एक बार आप जाएं, कंसल्ट करा लें, कौन सा फेस वॉश है, कौन से स्किन प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, मैं आपको और आप बताऊं? उसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, दुनिया भर में, आप अमेरिका में, यूके में, दुबई में इवन कि आप चले जाएं, एस्थेटिक्स या डर्मेटोलॉजी एक्सपेंसिव तरीन है। मेरी अपनी कज़न अमेरिका से आती है, मुझसे प्रोसीजर्स करवा के यहाँ से जाती हैं। क्या बात है, तो वो ज़बरदस्त। लाइक वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव बहुत है। ये तो expensive हमारे है। लोगों को कदर नहीं है, हम इतने कदर सस्ते नहीं में है, इतने सस्ते में करें। अच्छा, अब क्योंकि अब फिजा भी हमारे साथ हैं, तो मैं चाह रही हूँ ब्यूटी और हेल्थ साथ साथ फोकस रहे। सो जो ब्रीथिंग आपने बताई है वो बहुत ही बेहतरीन है, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये एम्प्टी स्टमक करनी है, क्या बेहतर होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए? एम्प्टी स्टमक करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक लेकिन है। अगर नहीं कर पाते, नहीं होता है, लोगों के पास Time नहीं है। टाइम नहीं होता, तो अगर आपको जिस वक्त भी इजी होता है करना, Okay. तो करें ज़रूर, करें ज़रूर। एक्सक्यूज ना दें कि जी हमने किया नहीं। Right. और ORS की जैसे आप बात कर रही थी, तो सना उसको डिटॉक्स वाटर से जो है वो थोड़ा वो सा आप वो कर change कर दें, सकते चेंज हैं। कर दें, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है आपको शुगर और वो ब्लड प्रेशर वाला इशू वो तो यूज़ कर नहीं सकते ORS, लेकिन डिटॉक्स वाटर जो है वो सब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जो डिटॉक्स बनाती हूँ उसमें मैं कुकम्बर, खीरा, सिनेमन एंड मिंट लीव्स, दैट्स इट, या मैं उसमें लेमन ऐड कर Lemon, देती हूँ। ginger। ये नहीं है कि उसमें इतना कुछ आप ऐड कर दो कि वो अजीब सा कुछ चाट बन जाती है। वो मैंने यही देखा सारी इतने चीजें डिटॉक्स, हैं ये जो सिंपल है, आपको जब वो जो घर में है वो होती है अवेलेबल। हाइड्रेट भी रखेंगी, आपकी स्किन को भी अच्छा रखेंगी, जैसे आपने कुकम्बर ऐड कर लिया, उसके अलावा लेमन हो गया, Lemon हो विटामिन गया। सी, क्योंकि हमारे यहाँ सारी बातें हम लोग सब करते हैं कि प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम को हेल्दी करने की बात हम लोग नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इस आजकल time। इम्यूनिटी को जो है वो आई थिंक ये जो सिनेमन है इट्स रियली गुड फॉर इम्यूनिटी, बिकॉज तो ये आपको ये अच्छी चीज़ें ये जो use डिटॉक्स करें। वाटर है ना, ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें अक्सर ये होता है कि सिनेमन, क्योंकि मेरे पास तो केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं, तो उसमें फिर लोगों को एक्नी भी हो जाता है, बिकॉज अब गर्मियां हैं। गर्म सो है, आप सही इट्स बेटर कि आप मिंट लीव्स रखें, जो आपने भी बताया, ठीक है। बहुत अच्छा मिंट लीव्स, आप उसको चाहें तो वो आप ब्लेंड कर लें, आप ठीक है। जूसर में उसका जूस काइंड ऑफ निकालें, थोड़ा सा वाटर डाल के उसको छान के पी लें, उसी में हल्का सा लेमन डाल दें,
वो गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा है क्योंकि मिंट के अंदर ठंडक की तासीर होती है। ओके, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, इवन लेमन से होती है बहुत सारे लोगों को एलर्जी। तो इसलिए आप ये देखें कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है, नहीं कर रही है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं दोबारा से। अभी हमने पॉस्चर डिस्कस किया, उजाई ब्रीदिंग डिस्कस की थी, प्राणायामा डिस्कस किया था। अब मैं स्विच करूंगी अनुलोम विलोम प्राणायामा की तरफ। दोबारा से बताएं, अनुलोम विलोम प्राणायामा। पहले हमने Okay. सिंपल प्राणायामा को डिस्कस किया अच्छा। था, सिंपल ब्रीदिंग। अब अनुलोम विलोम प्राणायामा की तरफ जाएंगे, दैट इज ऑल्टरनेट ब्रीदिंग में। ठीक है, आप सब नाम याद कर लीजिएगा, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, फिर जो सही बताएगा डॉक्टर ये फिजा की तरफ से फिर उनको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है, फिजा की तरफ से। ओके, तो अनुलोम विलोम प्राणायामा इज द ऑल्टरनेट ब्रीदिंग मेथड। Okay. अच्छा, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग मेथड क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक लेफ्ट पार्ट होता है और एक राइट पार्ट होता है। ठीक है। और दोनों की जो है वो एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। Okay. हमारी लेफ्ट साइड जो होता है वो जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है फीमेल एनर्जी के ऊपर। ओके। और जो हमारा राइट साइड होता है वो मेल एनर्जी। और हम सबको पता है कि फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी में क्या डिफरेंसेस हैं। जब भी हम क्या कहते हैं अपने मतलब एक फीमेल माइंड से सोचते हैं, हमारे यहाँ दो तरह की एनर्जीज होती हैं, हम दो तरह के जो है डिसीजंस लेते हैं, Okay. एक बाय हार्ट और एक बाय ब्रेन। तो क्या होता है कि फीमेल एनर्जी जो सॉफ्ट होती है, काइंड होती है, हम लव, उसमें इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। Okay. जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसी तरह की बातें सोचते हैं। और मेल एनर्जी बहुत लॉजिकल होती है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि खवातीन लॉजिकल नहीं होती? लॉजिकल होती हैं, लेकिन जो दो साइड की जो अच्छा, एनर्जी energies वो की बात डिफरेंट कर रही हैं होती है। Okay, तो ठीक उनको है। हम नाम ठीक कैटेगराइज है। कर देते हैं कि फीमेल एनर्जी और मेल Right, एनर्जी right. से। तो इस जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये सिर्फ हमारी ब्रीदिंग को क्लेंस नहीं करता, हमें सिर्फ स्ट्रेस को, हमारी एनर्जीज को रेगुलेट भी ठीक है, ओके ओके कम ऑन। ये दिस इज कॉल्ड द विष्णु मुद्रा। ओके, यू हैव लाइक कीप व्हाट? योर थंब लाइक दिस। ओके, डॉक्टर Close. आयशा आप भी करें। It's very difficult. नो, थंब हियर एंड ओके Inhale from your left nose. ओके, होल्ड Hold. ओके, With से your लॉक भी little करना है? I cannot see her actually. ऐसे लॉक कर, आप मुझे देखिए। Then exhale. Again, inhale Okay. from your right nose. Hold. From there and यस, okay, got it. ये आपकी एनर्जी को रेगुलेट करता है, both the energies. राइट। तो आप जब दोनों एनर्जीज रेगुलेट होती हैं एक साथ तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। वाह Actually, जी it's वाह। working on a cellular level. Cellular level के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे stresses बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं जी फ्री रेडिकल्स बन गए। ठीक है। आपको पॉल्यूशन फेस करने को मिल रहा है, आपको डेली के स्ट्रेसेस मिल रहे हैं, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जो ठीक आपकी है। स्किन को भी डैमेज कर रहे हैं, आपके बालों को भी डैमेज कर रहे हैं, आपके इम्यून सिस्टम को भी लो कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है, इट वर्क्स ऑन अ सेल्यूलर लेवल, ये आपके Okay. सेल्स पे जाके आपके सेल्यूलर लेवल पर डिटॉक्सिफाई करता है। ओके, जो आपको हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ ओरल कैप्सूल्स भी आते हैं ग्लूटाथियोन के, ओरल कैप्सूल्स ग्लूटाथियोन के आते हैं जो कि आप 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम डेली आप उसको ले सकते हैं। वो भी आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन ओके राइट, मजीद भी हम इस पे बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आयशा हैं हमारे साथ एंड फिज़ा मौजूद हैं जो आपको ये बता रही हैं। देखें, चाहे आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप खूबसूरत लगें या आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी अच्छी हो, हर शख्स यही ख्वाहिश कर रहा होता है।
इन सब चीज़ों को अच्छा लगने के लिए, हेल्दी रहने के लिए लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक बैलेंस रखें। अभी जब डॉक्टर आयशा आई थी तो उन्होंने भी सबसे पहली बात ये की थी, ये नहीं कि जी सर्दी आ गई तो हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको चेंज करनी पड़ती हैं वेदर के हिसाब से, बट अगर थ्रू आउट द लाइफ आप चीज़ों को करें, जी मेरी शादी है, अब शादी होने वाली है, अरे शादी तो शादी के लिए चेहरा अच्छा होना चाहिए आपको रूटीन में। इस क्वेश्चन पे मेरा बड़ा एक अजीब सा मेरा दिल होता है कि अब मैं क्या कहूँ, इस तरह के सवाल सारे बहुत लोग आते हैं। इवन कि मेरे पास आएंगे जी शादी होने वाली, 1 महीना एक्ने खत्म करना, लाइक इट्स अ चैलेंज यू नो। Yes. 1 महीने में आपने एक बंदी की एक्ने खत्म और करनी बाकी आपने अपनी सारी जिंदगी एक्नी के साथ गुजार जबकि दी वो है। प्रॉपर एक 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है और हम वेट कर रहे होते हैं कि शादी की बिल्कुल डेट डिसाइड हो जाएगी तो फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे अपनी एक्ने खत्म करवाने के लिए। दिस इज वेरी रॉन्ग। अच्छा, एक ये बहुत कॉमन है, दूसरा ये चीज़ बहुत कॉमन है कि डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, 5-5 साल से रखे हुए हैं, अब जो है वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे किसी बेटे की शादी है कुछ है तो जी अब ये ख़त्म अब ये ख़त्म करते हैं। तो अब कैसे कर सकते हैं? मतलब आपकी जैसे फिलर हम करते हैं, फिलर चले वो इंस्टेंट लिफ्ट दे देगा, आपकी लाफ लाइन हो गई है, आपका टेयर टॉफ हो गया है, गड्ढा बन गया आंखों के नीचे, आपने फिलर करा लिया, वो आपको 2 दिन में बिल्कुल क्लियर कर देगा आपकी स्किन को। लेकिन कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, इवन कि कुछ मेडिकेशंस भी जब आप यूज़ करेंगे स्किन के ऊपर टॉपिकली लगाने के लिए भी तो इट टेक्स टाइम। अच्छा, दूसरी कॉमन मिथ्स ये हैं कि हम तो पूरी ज़िंदगी हमने फेस वॉश ही नहीं यूज़ किया। अरे मतलब ऐसे भी हैं कि हम तो soap पानी use से कर- मुंह धोते हैं। अच्छा, जब आप पानी से मुंह धोते हैं, आप इतने पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपको एक अच्छा डीप क्लेंजर ज़रूरी है आपकी स्किन से मेकअप पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए, आपकी डस्ट रिमूव करने के लिए। देखिए मेकअप के भी जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी स्किन में रह जाएं तो वो भी पिगमेंट बना देते हैं। इवन फेस वॉश से भी नहीं जाते, अब आपको पहले वाइप्स यूज करनी पड़ती Clean हैं, करना फिर पड़ता है, क्लेंजर and करते then फिर हैं, इट्स अ आपको- लॉन्ग प्रोसेस। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज यू हैव टू काउंसिल पीपल फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि आपने यहाँ से चीज़ करनी है। हम अमेरिका तो बहुत आगे चल रहे हैं, वहाँ तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हर गली में हो रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर अच्छा ये वाला जो सवाल है ना कि जी बहन की शादी है या मेरी शादी है, अब मुझे अच्छा कर दें, इसी तरह मुझे दुबला कर दें, है अच्छा, फिजा? अब इसमें क्या है? फिटनेस का भी यही है ना कि शादी से मेरे पास मुझे सिर्फ जोड़ा एक पहनना है महीना है और मुझे वेट लूज करना वेट है। लूज करना कैसे और कितने केजीज लूज मैं करना कहती हूँ आपने मतलब शादी के बाद खत्म, फिर आपको कोई वो नहीं है टेंशन अपने वेट की। क्यों मतलब अपने लिए क्यों नहीं जी रहे? क्यों सिर्फ शादी के लिए वेट लूज करना है? मतलब फिटनेस इज अ लाइफ। बचपन से हमें बताया जाता है तुम्हें दुल्हन बनना है, तो वो दुल्हन बनने के लिए बस सिर्फ दुल्हन को प्यारा होना, उसके बाद फिर खत्म, शादी हो गई, शादी हो that's it। गई। और ये सोप वाली बात बड़ी मजे की है। बड़े लोग अक्सर हमारे यहाँ भी एक्ने होता है तो हमारे यहाँ जो अक्सर लोग मशवरा देते हैं कि सोप मत यूज करो, फेस वॉश मत यूज करो, खाली पानी से मुंह धो, या बिल्कुल ठीक हो बेसन से धो। जाएगी acne। मैं तो बेसन से अच्छा बेसन इज रियली गुड सम टाइम बट नॉट इन अ रूटीन कि आप उस एक्ने चीज जो को है, एक्ने एक प्रॉपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है Yes. जिसको आपने बैक्टीरिया को अपनी स्किन से ख़त्म करना होता है। चाहे वो आप टैबलेट्स खा के करें, चाहे अगर आपको टैबलेट्स पसंद नहीं है तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स आ गए, अब तो फेशियल्स आ गए। True. बहुत जल्दी हम एक नया फेशियल इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिसके अंदर ये तमाम प्रॉब्लम्स का टॉपिकली सोल्यूशन होगा। क्या बात Scars का, एक्ने का, आपको कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ। इंशाल्लाह जब हो जाए तो फिर आप जरूर उसमें बताइएगा। अच्छा एक और, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो रही है, फिजा आपको कुछ बताएंगी। आजकल लोग ना इंटरनेट क्योंकि घरों में है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ लोग बैठते नहीं हैं, सोफे पे भी लेटते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था बट उसके बावजूद मुझे एक स्ट्रेन आ गया है। सो मैं ये भी पूछूंगी फिजा से कि अक्सर आपका पिलो ख़राब होता है या आप गलत सो जाते हैं तो आपको इस तरह का मेरे जैसा प्रॉब्लम होता होगा कि अब मैं रोबोट हो गई हूँ, मैं इस तरफ बिल्कुल मेरी नेक मूव नहीं कर पा रही। सो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिए? बट पहले ब्रीदिंग, उसके बाद फिर ये बता दीजिएगा। ओके, अब लास्ट जो है वो हम कपाल भाती की तरफ जाते हैं। सारी ब्रीदिंग्स हो गई हैं। अब कपाल भाती में जो है हमें नाक से ही सांस अंदर और बाहर करना होता है और अपने टमी को इन और आउट करना होता है, लाइक Okay, कैसे और होगा? कपाल भाती एक बहुत अच्छा पोस्चर है आपके जो है वो बेली फैट को कम करने के लिए। ओके, जो Mostly बहुत लोग- मुश्किल होता है कम करना। लेकिन अगर आप सुबह उठते के साथ कपाल भाती करते हैं, जब तक आप कर सके देन स्टॉप, फिर उसके बाद 3 to 4 टाइम्स अगर आपको उसको रिपीट करें लाइक दिस, इस तरह आप हाथ Inhale. रख के देख लेंगे किस तरह इन और आउट होता है आपका टमी। ओह स्टॉप,
then repeat this फिजा, ये practice कैसे होगा? 3 to 4 times ये होगा और ये belly fat को वाकई में कम करता है। Because ये वो in बहुत and out अच्छा लाइक अ workout है मशीन belly की fat तरह को से कम आपकी करने बाल के ओह लिए। लिटरली और फिर अगर हम डाइजेशन की तरफ very जाते हैं perfect इसके in doing डिफरेंट this, सेट्स हाँ। करने डिफरेंट 4 times 5 times जब अच्छा तक आप एक कर एक सकें। करके उसके बाद आप थोड़ा ब्रीदिंग थोड़ा का सा टाइम रेस्ट लें लेते हैं stress- 10 seconds then again you have to repeat this practice इस तरीके ये से एक बार आपको- रिपीट कर दो इट्स रियली गुड And she is very perfect in doing this. एंड ये जो टमी की सब शिकायत करते हैं ना कि टमी नहीं सही हो रहा, ये टमी को मैं एक खातून को जानती हूँ जो ये कहती है मुझे साड़ी पहननी है तो मुझे अपनी टमी ओके सो आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेन आ जाए, मसल स्पेज़म हो जाते हैं, ये बहुत कंप्लेन होती है लोगों की, तो उसमें क्या करना है फिजा? एक तो पहले आपको जो है वो स्ट्रेच करना है नेक ठीक है। को स्लोली एंड जेंटली कीप योर चिन डाउन ओके देन अप एंड फील द प्रेशर ओवर हियर ओके कि ये आपके मसल स्ट्रेच हो, राइट ठीक है। स्ट्रेच इन द राइट राइट होल्ड गिव अ स्लाइट प्रेशर हाँ हल्का सा प्रेशर Yes. आपका अपना सर है, किसी और का नहीं है। देन लेफ्ट साइड ओके आई थिंक ये तो आपको डेली सुबह उठ के ये वैसे भी करना चाहिए। उसके अलावा ट्राई टू टच योर चिन टू योर शोल्डर। ओके ये शोल्डर फर्स्ट डे नहीं होगा, अपनी जगह पर रहेगा। रहना चाहिए। शोल्डर को आप नहीं लेके आएंगे, चिन को चिन लेकर को जाना लेके है आएंगे। शोल्डर। ओके ठीक राइट है? इसी तरीके से आपको मूव करना है। देन राइट एंड look लेफ्ट up, आपको स्ट्रेच ओके एंड लुक डाउन। राइट टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिजा थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा से कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आयशा थैंक यू Thank you so आपके much. आने के लिए, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें इंशाल्लाह समर के हवाले से भी हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद।